नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। टैक्स के इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स क्या कहते हैं, टैक्स में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसके व्यवहार क्या होंगे, कैसे इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे और इनके रूल्स को कैसे जानेंगे। हम चल रहे हैं वेतन में और अब तक हमने पिछले वीडियोस में देखा कि वेतन क्या होता है, वेतन में कौन सी मदें शामिल की जाती हैं और भत्ता क्या होता है। इस एपिसोड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि परक्विजिट्स यानी अनुलाभ क्या होते हैं और इसका मूल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। परक्विजिट्स ये अमौद्रिक रूप से प्राप्त सेवा के मूल्य होते हैं जो कर्मचारी को उसकी सेवा काल के दौरान प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि वेतन के अलावा कर्मचारियों को कुछ आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं जो या तो कैश में होंगी या फिर काइंड्स के रूप में होगी। जब वो कैश के रूप में होती है तो उसे अलावेंस के नाम पे लेते हैं, भत्ता कहते हैं उसे, और जब वो काइंड के रूप में होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो परक्विजिट है। ये मौद्रिक रूप में न होकर के अमौद्रिक रूप में होता है। तो अमौद्रिक रूप में जो प्राप्त होते हैं अनुलाभ वो कैसे होंगे, तो इसके लिए 3 कैटेगरी में हम उसको लेंगे। एक, सबके लिए कर मुक्त अनुलाभ, दूसरा सबके लिए कर योग्य अनुलाभ और तीसरा विशिष्ट अनुलाभ। तो आइए समझते हैं सबके लिए कर मुक्त अनुलाभ क्या होंगे। दैट मीन्स टैक्स फ्री परक्विजिट्स फॉर ऑल, फिर चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो। जैसे चिकित्सकीय सुविधा अगर आपको दी जाती है तो उसके लिए वो टैक्स फ्री होगा। कार्यालय समय में दी गई चाय नाश्ता, कार्य के घंटों में दूरस्थ क्षेत्र पर निःशुल्क भोजन। जैसे दूरस्थ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, कई बार काम के सिलसिले में हमें दूर जाना होता है और अगर वहां पे आपको भोजन कराया जा रहा है आपके ऑफिस के द्वारा तो जरूर तो उसके पैसे नहीं लगते हैं, वो नियोक्ता के द्वारा खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा कर्मचारी के टेलीफोन मोबाइल के खर्च का भुगतान, निःशुल्क या रियायत शुल्क पर अंशों आदि का निर्गमन, कर्मचारी के बच्चों को अगर छात्रवृत्ति दी जा रही हो, सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का जो अंशदान होगा, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में अगर एम्प्लॉयर अगर अपना उसमें अंशदान देता है मतलब वो उसमें प्रीमियम देता है। सैनिकों को मुफ्त राशन की सुविधा, परिवार नियोजन की सुविधा, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो मकान मिलता है मुफ्त में या फिर सरकारी सुविधा या फिर उन्हें जो सवारी की सुविधा जो दी जाएगी, मंत्री आदि को जो मुफ्त में मकान की सुविधा दी जाती है, उपहार में प्राप्त वस्तुएं जिनका मूल्य 5,000 से अधिक न हो और बिना ब्याज के ऋण की सुविधा जो कि 20,000 रुपए से अधिक न हो। इसके अलावा अवकाश यात्रा की रियायत। अवकाश यात्रा का मतलब है कि कर्मचारी को भारतीय या विदेशी नागरिक अगर वो हो तो उसे अवकाश यात्रा पर रियायत दी जाती है, यानी कि उसकी व्यय की राशि को कर मुक्त रखा जाता है। तो ये था सबके लिए कर मुक्त अनुलाभ। अब समझते हैं कि सबके लिए कर योग्य अनुलाभ में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। तो निम्न अनुलाभों को या अनुलाभों के मूल्य को उसके वेतन में जोड़ा जाएगा। करदाता को अपने नियोक्ता से मिले हुए मकान का मूल्य वो परक्विजिट के रूप में ऐड होता है। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के होटल या क्लब के बिलों का भुगतान किया जाना, कर्मचारी द्वारा देय किसी भी ऋण का भुगतान जो कि नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। एम्प्लॉयर नियोक्ता जो होता है वो एम्प्लॉयर होता है, जहां हम काम कर रहे होते हैं उसका मालिक एम्प्लॉयर कहलाता है और हम एम्प्लॉय कहलाएंगे। कर्मचारी के बच्चों के शिक्षा हेतु जो व्यय नियोक्ता ने भुगतान किए हों, कर्मचारी के घरेलू नौकर का वेतन अगर नियोक्ता खुद चुका रहा हो और कर्मचारी को बचाने के लिए या उसकी रक्षा के लिए जो कानूनी व्यय नियोक्ता ने यानी एम्प्लॉयर ने पेमेंट किए हैं। तो इस कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग जितने भी थे सारे वो नियोक्ता के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट किए गए हैं। अब आगे समझते हैं कि गत वर्ष में कर्मचारी को एक या अधिक नियोक्ताओं के पास मौद्रिक आय 1 लाख रुपए से अगर अधिक नहीं है तो निम्न अनुलाभों के मूल्य वेतन में नहीं जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति कोई भी बंदा जिसका नाम ए है वो एक नियोक्ता नहीं बल्कि 3-4 अलग अलग जगहों पे जब वो काम करता है और इनमें सेक्शन 16 की जो कटौतियां हमने पढ़ी थी, एग्जेम्पशन पढ़ा था, उनको घटाने के बाद
अगर वो राशि 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है तो नीचे जो चीजें जो दी गई हैं उसे उसके मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। किराए से मुक्त रहने का मकान, नियोक्ता द्वारा निःशुल्क दिया गया कोई फायदा या सुख सुविधा, कर्मचारी के दायित्व का भुगतान और कर्मचारी के जीवन बीमा में जो नियोक्ता ने पैसे दिए हैं। ऊपर की जो कैटेगरी थी उसमें इन सब के पैसे लग रहे थे, लेकिन नीचे की जो कैटेगरी जो दी गई है 1 2 3 4 में, उसमें अगर अलग अलग नियोक्ता से आप आय प्राप्त करते हैं और सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जो कटौतियां दी जाएंगी उसके घटाने के बाद अगर राशि 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है तो नीचे दी गई चीजों को उसके मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाता है। अब समझते हैं कि विशिष्ट अनुलाभ क्या होते हैं। तो विशिष्ट अनुलाभ वो होंगे जो कि विशेष कर्मचारी को दिए जाएंगे और वो उनके लिए कर योग्य होंगे, लेकिन विशेष कर्मचारी होने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। शर्तें क्या हैं कि कर्मचारी जो हो वो कंपनी का, नियोक्ता कंपनी का पूर्णकालिक या अर्धकालिक संचालक हो। इसके अलावा कर्मचारी जिसका नियोक्ता कंपनी में कम से कम 20% मताधिकार का हित हो। कर्मचारी जिसकी मौद्रिक प्राप्तियां सेक्शन 16 में घटाने के बाद 50,000 रुपए से अधिक हो। 50,000 की मौद्रिक प्राप्तियां मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन, कर योग्य भत्ते और मुद्रा में होने वाले जितने भी भुगतान हैं वो कर योग्य अनुलाभों में से हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुलाभों को टैक्सेबल बताया गया है। कार की सुविधा, चौकीदार, माली, फर्राश या निजी सहायक की सुविधा, गैस, बिजली या पानी की सुविधा, शिक्षा सुविधा और यातायात के व्यापार में लगी संस्था द्वारा यातायात की सुविधा। तो ये थे परक्विजिट्स जो कि अमौद्रिक रूप से कर्मचारी को दिए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, आइए इसके लिए कुछ चीजों को समझते हैं। अगर रहने के मकान की बात की गई तो रहने के मकान का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारियों को 2 भाग में बांटा गया, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। तो जो सरकारी होंगे, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जो कर्मचारी होंगे उनको किराए से मुक्त असुसज्जित मकान का मूल्य जो होगा, किराए की वो राशि होगी जो सरकारी नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार किराया जो होगा वो सुसज्जित मकान का मूल्यांकन करने के लिए जो भी सरकार निर्धारित करती है राशि को, प्लस फर्नीचर की लागत का 10% या जो वास्तव में किराए का भुगतान किया गया, इनको जब जोड़ेंगे तो रहने के मकान का अनुलाभ का मूल्य निकलता है। इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं। सरकार द्वारा जो किराए की निर्धारित राशि हो उसमें फर्नीचर की जो लागत होगी उसका 10% आप जोड़ लेंगे, या फिर जो वास्तविक में आपने भुगतान किया है किराया को उसको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ने के बाद रहने के मकान के अनुलाभ का मूल्य निकलेगा। लेकिन कोई अगर गैर सरकारी कर्मचारी हो और उसकी 2 स्थिति कि मकान नियोक्ता का हो। अगर नियोक्ता का मकान एम्प्लॉयर का अगर होगा तो कर मुक्त होती है उसकी वैल्यू तब जबकि ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 4 लाख से अधिक हो। तो इस दशा में अनुलाभ का मूल्य गत वर्ष की उस अवधि के देय वेतन का 10% होगा और अन्य शहरों की दशा में अनुलाभ जो होगा वो मूल वेतन का 7.5% के बराबर होगा। ये तो बात हो गई जबकि मकान नियोक्ता का हो, लेकिन अगर मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर उसे दिया हो तो ऐसी दशा में वास्तविक जो किराया होगा या वेतन का 10% भाग, दोनों में जो भी कम हो। मैंने कहा कि जो वास्तविक किराया होगा या वेतन का 10% भाग, दोनों में जो भी कम होगा। यदि मकान के साथ फर्नीचर की सुविधा दी गई है तो मूल लागत में 10% जोड़ लिया करते हैं। अगर उसे होटल में रहने का स्थान दिया गया है तो यदि कर्मचारी होटल में 15 दिन से अधिक नहीं रहता है तो अनुलाभ का मूल्य 0 होगा और अन्य दशा में अनुलाभ का मूल्य उस अवधि के वेतन का 24%, जिस अवधि में वो कर्मचारी होटल में रहा हो या होटल की दी गई राशि, दोनों में जो भी कम हो अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर आपको रहने के लिए होटल दिया गया हो तो 15 दिन से अधिक, अगर 15 दिन से अधिक आप वहां पे नहीं रहते हैं तो पहली बात तो परक्विजन 0 होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप उससे अधिक रह चुके हैं तो आपके वेतन का 24% या
जो आपने होटल में रकम चुकाई है, इन दोनों में जो भी कम होगा उसी को परक्विजिट का मूल्य मान लिया जाएगा। आगे समझते हैं कि अगर स्थानांतरण हो रहा है किसी का, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, तो इस समय में अगर किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है तो ऐसे समय में कौन से मद को अनुलाभ मानेंगे। अगर वो कहीं नए स्थान पे आ जाता है और उसे मकान दिया जाता है और पुराना मकान भी उसे अपने कब्जे में रखे हुए है, तो अनुलाभ का मूल्य निम्न प्रकार से निकालेंगे। यदि वह पुराना मकान 10 दिन की अवधि से पूर्व छोड़ देता है, तो दोनों मकानों में से एक मकान जो दोनों में से कम हो, अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। मतलब अगर नए मकान का मूल्य और वो पुराने मकान का मूल्य, दोनों में जो वेतन आपने चुकाया है, तो जो भी कम होगा उसे ही परक्विजिट का वैल्यू मान लेंगे। और यदि वो दोनों मकान 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए कब्जे में रखता है, तो दोनों मकान का अनुलाभ जो है वो उसका वेतन, तो दोनों मकानों का मूल्य जो होगा वो अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। अगर उसे कार की सुविधा दी गई है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। यदि कार नियोक्ता की है या नियोक्ता ने कार को किराए पे लेके दिया हुआ है, तो यदि कार पूर्णतया व्यापार में प्रयोग आती है तो अनुलाभ का मूल्य 0 माना जाएगा। लेकिन अगर निजी प्रयोग में लाया जा रहा है तो निम्न का योग अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। क्या क्या? कार को चलाने और रखरखाव का जो भी खर्चा होगा, प्लस वेतन जो ड्राइवर का वेतन है, प्लस कार के ऊपर जो ह्रास आएगा उस पर 10%। कार के मूल्यांकन की बात को फिर से समझते हैं। यदि कार नियोक्ता की है या फिर कार उसने किराए पे लेके दी हो, दोनों स्थिति में अगर कार व्यापार के लिए उपयोग कर रहे हैं तो अनुलाभ का मूल्य 0 होता है। लेकिन अगर निजी प्रयोग के लिए भी किया जा रहा है तो कार का जो परक्विजिट वैल्यू होगा उसमें कार को चलाने रखरखाव का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, कार में जितने भी ह्रास होगा यानी उसकी जो घिसावट होगी उसका वो 10%, इन्हें ऐड करके परक्विजिट का वैल्यू मानते हैं। लेकिन कार जब आंशिक रूप से व्यापार के लिए और आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए आती हो तो कैसे उसका परक्विजिट का वैल्यू निकालें, आइए देखते हैं। यदि मोटर कार के रखने और चलाने के संपूर्ण खर्चे नियोक्ता खुद से, एम्प्लॉयर खुद से दे रहा हो, तो कॉन्सेप्ट ये है कि कार की क्षमता 1.6 लीटर है, अनुलाभ का मूल्य 1200 रुपये प्रति माह होगा। और अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा है तो अनुलाभ का मूल्य 1600 रुपये प्रति माह होगा। लेकिन अगर कार निजी व्यय कर्मचारी स्वयं खुद से खर्चा करता हो तो कार की क्षमता 1.6 होने पर ये 400 पर मंथ लिया जाएगा। और अगर कार की क्षमता 1.6 से ज्यादा होगी तो 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से लिया जाएगा। और यदि नियोक्ता ने ड्राइवर की सुविधा दी है तो 600 रुपये प्रति माह अनुलाभ के मूल्य में उसे जोड़ लेते हैं। लेकिन कर्मचारी के प्रयोग में एक से अधिक कार हो तब क्या करें। तो अगर उसके पास एक से अधिक कार होता है तो अनुलाभ कुछ इस ढंग से निकालेंगे कि पहले एक कार का जो वैल्यू होगा 1.6 लीटर में 1200 रुपये प्रति माह, या 1.6 लीटर से ज्यादा हो तो 1600 रुपये प्रति माह। और अन्य कार का मूल्य जो होगा उसमें कार को चलाने, रखरखाव के खर्चे, ड्राइवर का वेतन, इसके अलावा कार में जो डेप्रिसिएशन होगा उसका 10% हम ऐड करके दूसरे कार के मूल्य को निकालेंगे। लेकिन अगर कार का स्वामी स्वयं कर्मचारी हो और कार हमेशा व्यापार के उपयोग में लाई जा रही हो तो अनुलाभ का मूल्य 0 होगा। और आंशिक रूप से व्यापार और आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए लेके आ रहे हैं और संपूर्ण खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में कार की क्षमता 1.6 लीटर की हो तो उस राशि में 1200 रुपये प्रति माह और 600 रुपये प्रति माह ड्राइवर का वेतन घटाकर माना जाएगा। और यदि उसकी 1.6 लीटर से ज्यादा की कैपेसिटी हो तो उसमें 1600 रुपये प्रति माह प्लस 600 रुपये ड्राइवर का वेतन घटा के अनुलाभ का मूल्य निकाला जाएगा। अगर नियोक्ता कर्मचारी को फर्राश, चौकीदार, माली या निजी सहायक की सुविधा देता है तो उसे अनुलाभ के मूल्य में भुगतान की राशि मानी जाएगी। और इसके लिए यदि कर्मचारी से कुछ राशि ली जाती है तो अनुलाभ के मूल्य से घटा दी जाएगी। जहां तक बात करें गैस की, बिजली की, पानी की, तो इन सुविधाओं का मालिक अगर नियोक्ता होगा तो इनका मूल्यांकन प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यदि किराए पर लिया गया हो और उसकी वास्तव भुगतान की जो राशि होगी वो अनुलाभ का मूल्य होगा और कर्मचारी से
इस संबंध में यदि कोई राशि वसूल की जाती है तो अनुलाभ के मूल्य में से घटा दी जाएगी। जहां तक बात है शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन करने की, तो यदि शिक्षा की लागत 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा से अधिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य 0 होगा। यानी कि एक बच्चे की आपकी पर मंथ की जो जाती है वो 1,000 रुपये अगर दी जाती है तो इसमें परक्विजिट 0 मानेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो, 1,000 रुपये प्रति बच्चे से ज्यादा हो, तो अनुलाभ का मूल्य अन्य स्तर की शिक्षा संस्था के मूल्य के बराबर होगा। और यदि इस संबंध में कर्मचारी से कोई राशि ली जाती है तो अनुलाभ में से घटा दी जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कर्मचारी से पैसे लिए जा रहे हैं इन मदों में तो उसे माइनस कर लिया जाता है। शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था नियोक्ता की अगर नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य वास्तव में जो भुगतान किया गया है वो राशि होगी। कहने का मतलब ये है कि ऊपर में जो व्यवस्था की गई थी वो तब कहने का मतलब ये है कि ऊपर की जो व्यवस्था की गई है 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक या कम, तो ये तब की बात होती है जबकि नियोक्ता के स्कूल में ही बच्चे पढ़ रहे हों। लेकिन नियोक्ता के स्कूल में बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो जो वास्तविक राशि चुकाई जा रही है उसे ही अनुलाभ मान लिया जाएगा। जहां तक यातायात सुविधा की बात होती है तो व्यापार में लगी कोई भी संस्था यातायात के व्यापार में लगी कोई भी संस्था अपने कर्मचारी को या उसके परिवार को वाहन में यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं और अनुलाभ का मूल्य वो राशि होगी जो इस संबंध में जनता से वसूल की जाती है। यानी जो नॉर्मल फेयर जो होता है उन्हें ही लेंगे। अब अगर बिना ब्याज या ब्याज में रियायती दर पे कहीं अब अगर बिना ब्याज या ब्याज पे रियायती दर पे अगर लोन लिया गया हो, ऋण लिया गया हो तो क्या स्थिति आती है। तो कहा कि यदि नियोक्ता अपने किसी भी कर्मचारी को रियायती दर पर या बिना ब्याज के अगर लोन देता है तो निम्न सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाएगा। गत वर्ष में ऋणों का योग अगर 20,000 रुपये से कम है तो सुविधा का मूल्य 0 होगा। ये ऋण अगर कैंसर, एड्स जैसे बीमारियों के लिए लिया गया है तो सुविधा का मूल्य तब भी 0 ही होगा। ऋण अगर मकान बनवाने, खरीदने या सवारी करने के लिए लिया जा रहा है तो इसमें सुविधा का जो मूल्यांकन होगा वो ऋण पर 10% की दर से ब्याज देकर होगा और अन्य दशाओं में 13% की ब्याज दर मानी गई है। यहाँ जो ऋण पर ब्याज जो होता है वो अधिकतम शेषों पर ही लगाया जाता है। अगर छुट्टी मनाने की सुविधा आपको दी जा रही हो, कर्मचारी को छुट्टी मनाने के लिए यात्रा, घूमने फिरने, ठहरने या किसी अन्य व्यय का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाए तो इसका अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा खर्च की गई राशि होगी। लेकिन यदि सभी कर्मचारियों को समान रूप से ये सुविधा मिलती है तो सुविधा का मूल्यांकन वह राशि होगी जो अन्य एजेंसियां ऐसी सुविधा प्रदान करने के समय में लेती। जहां तक बात है निःशुल्क भोजन की, तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को बिना किसी शुल्क के भोजन अगर दी जाती है तो उसका मूल्यांकन इस प्रकार से करेंगे। कार्यालय के समय में चाय नाश्ते की सुविधा का मूल्य 0 माना जाएगा। अगर कार्यस्थल से दूर आप जाते हो, समुद्र तट पे आपका कार्यस्थल स्थित है, तो वहां निःशुल्क भोजन अगर कराई जा रही हो उन्हें तो भी उसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अन्य दशाओं में जो नियोक्ता ने खर्च किए वो उसमें से कर्मचारी से राशि वसूल की गई उसे घटा देंगे और 50 रुपये प्रति भोजन घटा दिया जाएगा तो ये भोजन का कर योग्य मूल्य निकलेगा। जहां तक उपहार की सुविधा की बात होती है तो कर्मचारी को अगर सामाजिक या धार्मिक उत्सव पे उपहार दिए जाते हैं और अगर ये 5,000 रुपये तक हो तो कर मुक्त होंगे। 5,000 रुपये से अधिक की उपहार की गई राशि के ऊपर कर लग जाता है। यदि हमें चल संपत्ति का हस्तांतरण करना हो, ट्रांसफर करना हो, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हो तो उसके अनुलाभ का मूल्यांकन कैसे करेंगे। चल संपत्ति में वो संपत्ति आती है जो मूवेबल है, जो यहाँ से वहां उन्हें ले जा सकते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इसमें आता है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का मूल्यांकन अगर करना हो तो जो वस्तु की वास्तविक लागत थी उसमें से नियोक्ता द्वारा जितने दिन तक प्रयोग किया गया उसका 50% माइनस करेंगे और कर्मचारी से प्राप्त अगर कोई भी प्रतिफल आपने लिया हो तो उसको भी माइनस करेंगे। अगर मोटर कार की बात करें तो मोटर कार की वास्तविक लागत में नियोक्ता द्वारा प्रयोग की गई अवधि पे जो डेप्रिसिएशन है वो 20% लेंगे और कर्मचारी से अगर कोई वसूल किया गया राशि तो उसको भी घटा देंगे। अन्य चल संपत्तियों की अगर बात करते हैं तो उसकी वास्तविक लागत में 10% घटाई जाएगी नियोक्ता का ह्रास के नाम पे और कर्मचारी से जो वसूल किया गया है उनको भी माइनस कर लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल को समझते हैं जो कि वेतन के ऊपर अनुलाभ को क्लियर करेगा। कहा कि श्री रमेश मथुरा की एक कंपनी के मैनेजर हैं। उन्हें प्रत्येक माह 20,000 रुपये मूल वेतन
500 रुपये महंगाई भत्ता और 500 रुपये मनोरंजन भत्ता मिलता है। उनका अपना मकान है, परंतु कंपनी ने उसे निम्न सुविधाएं दे रखी है: एक माली, एक फराश, एक चौकीदार और एक घरेलू नौकर दिया, जिसे वो क्रमशः 150 मतलब माली को 150 देते हैं, फराश को 200 देते हैं, चौकीदार को 1100 रुपये देते हैं और घरेलू नौकर को वो 600 रुपये दिया करते हैं। दूसरी बात कि 1 सितंबर 2001 से रेफ्रिजरेटर का मुफ्त प्रयोग, जिसकी लागत 8400 थी और गत वर्ष में कंपनी ने इसकी मरम्मत कराई और उस पर 400 खर्च किए। उनके निम्न दायित्वों का भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाता है: गैस, बिजली, पानी के नाम पे 15,000 और क्लब के बिलों के नाम पे 1000 रुपीज। कंपनी ने उन्हें एक बड़ी गाड़ी दी है जो कि वो निजी प्रयोग में भी लाते हैं और संपूर्ण व्यय ड्राइवर सहित नियोक्ता द्वारा ही वहन किए जाते हैं। उसका पुत्र कंपनी द्वारा संचालित एक स्कूल में पढ़ रहा है और कंपनी द्वारा प्रत्येक छात्र को 8,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च के रूप में किया जाता है, जबकि इसी प्रकार की संस्था की बात करें तो वो 5,000 पर ईयर खर्च करता है। जहां तक बात करें केंद्रीय सरकार के अनुमोदित सिद्धांत हैं, तो उनके अनुसार कंपनी उन्हें 300 अंश 100 रुपये प्रति अंश की दर से आवंटित की है, जिसका बाजार मूल्य 120 रुपये था। वह छुट्टियां मनाने शिमला गए, वहां ठहरने पे खाने पर उन्होंने खर्च जो किए 8,000 जो कि कंपनी ने वहन किया। तो आपको ग्रॉस टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है। ग्रॉस टोटल सैलरी में हम किन किन चीजों को लेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले तो इसकी बेसिक पे को हम लेते हैं। बेसिक पे 20,000 रुपये प्रति माह था। आप जब वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे, तो आप वहां पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि क्वेश्चन आप कहीं पे उतार ले और फिर उसको जब देखने बैठेंगे, बनाने बैठेंगे, तो आपको और भी आसानी से क्लियर होगा। जहां तक बात करते हैं बेसिक पे की, तो 20,000 पर मंथ था, जो कि 12 मंथ का 2,40,000 हो गया। डीए 500 पर मंथ, जो कि 12 मंथ का 6,000 हो गया। और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी आपके 500 थे, जो कि 6,000 हो गए। इसी प्रकार से कार की अगर हम बात करते हैं तो उसकी टोटल रकम हो जाएगी 26,400। गार्डनर की अगर बात करते हैं तो 1,800। वॉचमैन की अगर हम बात करेंगे 13,200। स्वीपर 2,400 हो जाएगा। डोमेस्टिक सर्वेंट 12 महीनों के लिए 7,200 होगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर 7 महीने का हम ले तो 490। फ्री एजुकेशन उसको लेंगे नहीं। हॉलीडे एक्सपेंसेस को 8,000 लिया जाएगा, शेयर्स का लेते नहीं है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 15,000 होगा और क्लब फी आपका 1,000। जब इनको जोड़े हम तो 3,27,490, 3,27,490 रुपये का आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप वीडियो को रिवाइंड कर लें और क्वेश्चंस को उतार लें। फिर जब आप क्वेश्चन को एक साथ रख करके आंसर को देखने की कोशिश करेंगे या खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये आसानी से क्लियर हो पाएगा। तो अनुलाभ में आज इतना ही, और वेतन के अगले पार्ट में कटौतियां वगैरह हम पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने वेतन और इनकम टैक्स से संबंधित अलग अलग एपिसोड्स बनाए हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर उसे फिर से देखने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।